अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बात करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है वो हम सब बहुत ही पहले से सुनते आए हैं। यानी आप लोग अपने बिल्कुल चाइल्डहुड से ही सुनते आए होंगे, छोटी क्लासेस से। चाइल्डहुड तो अभी आपका है, वैसे है ही। तो छोटी क्लासेस से भी आप सुनते आए होंगे। या स्टेटमेंट अगर हम एक बार रिपीट कर दें यहाँ पर आपके लिए, तो वो स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। एक बार हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसको पहले हम समझेंगे और आप देखेंगे कि जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, तो किस तरीके से बहुत सारी चीजें हम छोटी क्लासेस में गलत समझ लेते हैं विद रिगार्ड टू दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहली बात, एक्शन और रिएक्शन इस स्टेटमेंट का जो हम अगर हम बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हर एक एक्शन के खिलाफ उतना ही रिएक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी जब एक्शन और रिएक्शन, पहले है क्या, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों फोर्सेस हैं, ये याद रहे। जब यानी ये लॉ भी फोर्सेस के बारे में बताया गया है। न्यूटन के तीनों लॉज फोर्सेस के बारे में बताए गए हैं। पहले लॉ में आपने देखा कि अगर उसका मैथमेटिकल फॉर्म हम कहें तो उसमें कहा गया कि जो फोर्स यानी नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पर देखा जाए तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं? और फिर हमने देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहा गया कि अगर ये नेट फोर्स जीरो है, देन इफ एफ नेट इज जीरो, देन ए इज जीरो। व्हेन ए इज जीरो, इट मींस वी इज कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो सकता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। ये क्या, व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी will be in its original state. That means if the state of the body is the state of rest or uniform motion, it will continue to be in the same state in the absence of the external force. तो बहरहाल ये तो फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ आप जानते ही हैं कि वहां पर हम एफ नेट को मास इनटू एक्सेलरेशन इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। यानी ये इक्वेशन जो है सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बनता है, और ये चीजें जो है ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बनेंगे। और अगर हम थर्ड लॉ को देखें तो ये भी फोर्स के बारे में ही बताया गया है, और यहां कहा गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो एक्शन कहलाता है। और या जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्सर्ट होगा, वो एक्शन कहलाएगा। उस एक्शन की वजह से वापस आप पर या उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो आपके अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो आपके अप्लाइड फोर्स के ही बराबर मैग्नीट्यूड में होगा। ठीक है ना? तो वो फोर्स रिएक्शन कहलाएगा। इसको आसानी से आप छोटी क्लासेस में भी समझे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार है या बोर्ड है, और मैं अपना हाथ इस पर मार लेता हूं। मान लीजिए इस तरह से मैंने अपने हाथ को इस पर स्ट्राइक किया। तो जब मैंने इस पर स्ट्राइक करवाया अपने हाथ को, तो मैंने एक फोर्स इस पर एक्सर्ट किया। और हो सकता है कि अगर मेरा हाथ भारी है या अगर ये चीज बहुत कमजोर है, तो हो सकता है कि जब मैंने ये फोर्स एक्सर्ट किया तो उसमें कोई डैमेज हो जाएगी। तो अगर इस बोर्ड में कोई डैमेज प्रोड्यूस होती है, वो मेरे अप्लाइड फोर्स से होती है, तो हम कहेंगे कि द डैमेज इन द बोर्ड इज कॉज्ड बाय एक्शन। मैंने जो फोर्स इस पर एक्सर्ट किया वही एक्शन कहलाएगा, और उसी एक्शन ने इस बोर्ड में डैमेज प्रोड्यूस की। नाउ, अब मेरे हाथ में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इस पर मारा, तो मुझे हाथ में भी कुछ पेन फील हुआ, दर्द फील हुआ, यानी मेरे हाथ को भी लग सकती है। जो सेंसेशन, चाहे वो पेन हो, चाहे कोई भी इस तरीके की चीज हो, या कोई मामूली सी सेंसेशन भी हो, जो सेंसेशन या मेरे हाथ में मुझे फील हुई है, वो भी एक फोर्स से हुई है, और वो फोर्स इस बोर्ड ने, इस सरफेस ने मेरे हाथ पर एक्सर्ट किया। लेकिन यहां पर बात यह है कि जब मैंने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया यानी एक्शन किया, उसके बाद ही इसने, यानी उसके होते हुए ही इसने मेरे ऊपर, मेरे हाथ पर फोर्स एक्सर्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये खुद ही मेरे हाथ पर फोर्स एक्सर्ट करे।
ये इसका वापसी का फोर्स मेरे हाथ पर तभी होगा, यानी इसका रिएक्शन तभी मेरे हाथ पर होगा जब मैंने पहले इस पर फोर्स एक्सर्ट किया हो। लिहाजा जब भी हम कोई एक्शन किसी बॉडी पर करते हैं यानी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहां से भी हमें उतना ही इक्वल, उतना ही बराबर और उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में हम पर भी फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक्शन ज्यादा हो और रिएक्शन कम हो, ऐसा कभी नहीं होता कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट ना हो, यानी ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। अब इसके हवाले से हम कुछ और एग्जांपल्स पहले देते हैं, वो वाले केसेस जिन पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, यानी अप्लाई होते हुए हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और वो वाले केसेस जिनको हम गलती से समझते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है कि नहीं? जरा पहले वो वाले केसेस जहां सचमुच में न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है काम में आता है। मिसाल के तौर पर बहुत ही कॉमन ऐसे एग्जाम्पल है कि जब एक गन से फायर किया जाता है। ड्राइंग मेरी कमजोर है, मैं फिर भी गन बनाने की कोशिश करता हूं, सचमुच का नहीं, ड्राइंग में। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये एक गन है, ठीक है, और यहां पर एक आदमी इस गन को पकड़े हुए है जो फायर करेगा इस गन से। ठीक, अब जैसे ही फायर होता है तो बुलेट आगे की तरफ निकल आती है। ठीक है, मगर जैसे ही आप इस गन से फायर होते हुए देखते हैं, आपने कभी टीवी पर भी देखा होगा, तो अगर ये पेन गन की जगह है, मान लीजिए ये गन जो है ये मेरा पेन जो है यही मान लीजिए गन है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही बुलेट बाहर निकल आती हैं तो इस गन में पीछे की तरफ झटका, एक जर्क जो है वो फील होगा। इसीलिए गन फायर करने वाले ने, सोल्जर ने या किसी और ने जो गन फायर कर रहा है, उसने गन को अपने कांधे के साथ लगाया होता है और बीच में बिल्कुल गैप नहीं रखा होता है। ठीक है ना, और जब वो ट्रिगर दबाता है तो बुलेट जो है वो आगे निकल आता है और गन को पीछे से पीछे की तरफ एक झटका मिलता है, एक जर्क मिलता है, और चूंकि उसने उसको अपने कांधे के साथ, अपने शोल्डर के साथ संभाला होता है, तो वो जर्क जो है वो बिल्कुल उसको शोल्डर को भी हिला देती है। अगर वो शोल्डर और गन के दरमियान गैप रखेगा तो गन बिल्कुल स्ट्राइक करेगा उसके शोल्डर को और उसके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो लिहाजा ट्रेनिंग के दौरान ही ये समझाया जाता है कि आपको गन को शोल्डर के साथ बिल्कुल चिपका कर रखना पड़ता है, ताकि जब आप फायर करें तो गन से स्ट्राइक ना हो आपके शोल्डर पर, बल्कि जब गन को पीछे की तरफ एक झटका मिले तो शोल्डर को भी, ये अगर शोल्डर है, मान लीजिए मेरा ये हाथ अगर शोल्डर है और ये अगर गन है, अगर गन को पीछे की तरफ झटका मिलता है तो शोल्डर भी पीछे की तरफ हिलेगा, और अगर हमने गन को दूर रखा और जब गन को पीछे की तरफ जर्क मिलेगा तो ये बिल्कुल इस शोल्डर को के साथ टकराएगा और शोल्डर में इंजरी पैदा हो सकती है। सवाल यहाँ पर इंजरी वगैरह का नहीं है, सवाल ये है कि बुलेट पहले आगे गया क्यों? क्योंकि बुलेट पर गन के अंदर से एक फोर्स एग्जर्ट हो गया, जिसकी वजह से बुलेट जो है वो बाहर की तरफ निकल गया। बहुत ही जबरदस्त फोर्स से, हाई, एक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स इस बुलेट पर लग गया, जिसकी वजह से बुलेट बाहर आ गया। उतना ही फोर्स एग्जर्ट होगा गन पर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जो बुलेट पर फोर्स एग्जर्ट हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको एक्शन कहा जा सकता है, और जो अब इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस गन पर लग गया, जिसकी वजह से गन में जर्क पैदा हो गया पीछे की तरफ, इसको रिएक्शन कहा जा सकता है, और दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट है। दोस्तों, इसी तरह से आपने देखा होगा कि कभी कभी हम जब एक दरिया में, मान लीजिए एक बोट होती है और इस बोट में मान लीजिए एक आदमी सवार है जो इस बोट में बैठा है, तो ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर एक बैंक है, यहाँ पर एक बैंक है, यानी ड्राई लैंड है, बिल्कुल दरिया के, जब आप एक किनारे पर पहुंचते हो तो यहाँ पर ये जमीन है, खुश्क जमीन है जहां आपको उतरना है। तो जब बोट यहाँ पर पहुंच गया, अब ये आदमी क्या करेगा, ये जंप लगाकर इधर आ जाएगा। जैसे ही जंप लगाता है तो
ये खुद तो यहाँ आ जाता है जंप लगा के, लेकिन जैसे ये जंप लगाता है तो बोट जो है थोड़ा सा पीछे हिल जाता है। जब आदमी खड़ा हो गया और इसने बोट से जंप लगाया तो बोट पीछे हिला। तो बोट क्यों पीछे हिल गया? वो इस वजह से पीछे हिल गया क्योंकि यहाँ पर इसने जब फोर्स एक्सर्ट किया, पहले इसने फोर्स एक्सर्ट किया बोट पर अपने पैरों की मदद से पीछे की तरफ, ठीक है ना, उसकी वजह से ही ये बोट पीछे की तरफ हिला। और इस आदमी पर इसकी वजह से एक्सर्ट हो गया फोर्स आगे की तरफ, उस फोर्स की वजह से ये जंप कर पाया और इस ड्राई लैंड तक पहुंच पाया। यानी जब आप बोट से उतरते हैं, आप पैरों से बोट को पीछे की तरफ धकेलते हैं और खुद आगे की तरफ जंप करते हैं। तो जब आप पीछे की तरफ बोट को धकेलेंगे, दिस इज द एक्शन ऑन द बोट, और बोट आपको आगे की तरफ धकेलेगी, दैट इज द रिएक्शन ऑन योर बॉडी, और उस रिएक्शन की वजह से आप यहां पर पहुंच पाते हो। ठीक इसी तरह से अगर कोई आदमी बोट पे है और पानी में है, बोट है, और अगर ये बोट मान लीजिए, अगर ये बोट मान लीजिए फ्लोट कर रही है पानी पर और आगे की तरफ जा रही है यहाँ, तो आपको जो ओर आपके हाथ में होता है, आप आपको उससे पानी जो है, जब आप बोट चला रहे होते हैं, एक ओर एक खुरपा आपके हाथ में होता है और आप उस ओर को पीछे, आप उस ओर की मदद से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और बोट आगे की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब आपने पानी पर फोर्स एक्सर्ट किया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और पानी ने वापस फोर्स एक्सर्ट किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी मदद से आपकी बोट आगे बढ़ी। तो इन सिचुएशंस में आपने देखा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अगर आप एक रॉकेट को देखेंगे, तो रॉकेट में भी क्या होता है कि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है, जब एक रॉकेट ऊपर जाता है तो इसमें से हॉट गैसेस जो है, एग्जॉस्ट जो गैसेस है जो वहां पर जल रहे होते हैं फ्यूल्स, उनकी वजह से जो गैसेस आते हैं वो अंडर हाई प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर पर। यानी नीचे आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर पर फोर्स एक्सर्ट हो गया, एटमॉस्फेयर अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स रॉकेट पर एक्सर्ट करेगा, यानी रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसकी मदद से रॉकेट ऊपर जाएगा। आपने देखा कि गन में एक जो जर्क पैदा हो गई, जिसकी वजह से गन पीछे की तरफ, जिसकी वजह से गन पीछे की तरफ, हमने इसको देखा कि पीछे की तरह ये धकेलती जा रही है। जब भी हम फायर कर रहे हैं तो इसको इसको एक जर्क, एक झटका पीछे की तरफ मिल रहा है, इसको हम रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। तो ये सवाल पैदा होता है कि रिकॉइल ऑफ गन होता क्यों है? तो हम ये जवाब में कह सकते हैं कि ये दरअसल रिएक्शन की वजह से होता है। जब बुलेट पर फोर्स एक्सर्ट होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो एक्शन है, और वापस रिएक्शन होता है गन पर, जिसकी वजह से रिकॉइल ऑफ द गन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की एग्जांपल्स आपने कई देखी होगी दोस्तों। जब हम चल रहे होते हैं जमीन पर, तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। अगर एक आदमी बहुत तेजी से जमीन पर दौड़ रहा है, उतनी ही उतना ही तेजी से, उतना ही फ्रीक्वेंटली उसको जमीन को पुश करना पड़ेगा पीछे की तरफ, जितना तेज वो आगे दौड़ना चाहे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जमीन को, अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं, और अर्थ जो है वो हमें आगे की तरफ पुश करती रहती है। तो हमारा फोर्स जो अर्थ पर पीछे की तरफ है वो एक्शन है, और अर्थ ने वापस जो हम पर फोर्स एक्सर्ट किया वो आगे की तरफ वो रिएक्शन है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन के कुछ मामले हैं। अब बहुत ही साधारण सा मामला एक है, वो ये है कि अगर हम एक सरफेस ले ले, ये सरफेस हमारे पास है, और हमने इस सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, मान लीजिए ये टेबल है, और हमने इस टेबल पर इस ब्लॉक ऑफ वुड को रखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि इस ब्लॉक ऑफ वुड की वजह से इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो है mg। और आप जानते हैं कि अगर ये सारा सिस्टम रेस्ट में है, मतलब ना ये सरफेस मूव कर रही है ना इसके ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, n इज इक्वल टू mg। हम गलती से इनको एक्शन एंड रिएक्शन टाइप फोर्सेस अक्सर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए क्या मतलब, यानी डाउनवर्ड वेट हम एक्शन मानते हैं, अपवर्ड रिएक्शन जो है उसको, नॉर्मल रिएक्शन को हम रिएक्शन मानते हैं। तो क्या ये एक्शन एंड रिएक्शन टाइप फोर्सेस है? बेसिकली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको समझाएंगे कि नॉर्मल ये एक्शन एंड रिएक्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन
सिर्फ इस तरीके से नहीं पहचाने जाएंगे कि वो दोनों इक्वल है या और अपोजिट है। इनका एक कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये सचमुच में ये दो फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन टाइप है। उसमें नंबर वन है कि बेशक ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। नंबर वन, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। नंबर टू, दे नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, ये एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं होते हैं। आमतौर पर से एक प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई ये देखिए, एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल है, अपोजिट है, तो फिर सिस्टम मोशन में क्यों आता है फोर्स की वजह से। मिसाल के तौर पर ये बताया जाता था पहले से ही, यानी आपने भी ये सुना होगा कि अगर आप एक हॉर्स एंड कॉट प्रॉब्लम आपने सुनी होगी कि एक हॉर्स जो है वो, एक घोड़ा जो है एक कॉट को खींच रहा है, यानी टांगे को खींच रहा है। कौन? एक घोड़ा। एक घोड़े के पीछे काट लगा है, वो उसको खींच रहा है। तो हम क्या कहते थे कि भाई फोर्स अप्लाई किया घोड़े ने किस पर? काट पर, दैट इज एक्शन। काट ने फोर्स किया होगा किस पर? घोड़े ने, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज रिएक्शन। जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो फिर ये सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स तो वहां पर जीरो हो गया। ऐसा नहीं है। देखिए, दरअसल एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर आप इस बॉडी को ले लेंगे, अगर आप इस पर एक फोर्स यहां से अप्लाई करेंगे, एक फोर्स यहां से अप्लाई करेंगे, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे और इस एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे होंगे, तब आप कह सकते हैं कि इन फोर्सेस का नेट रिजल्ट जो है वो जीरो है और ये बैलेंस हो गए, ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। अब ये कैसे बैलेंस होते हैं? ये इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों अपोजिट हैं, और बड़ी बात ये कि ये दोनों एक ही बॉडी पर अप्लाई कर रहे हो रहे हैं। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो एक बॉडी पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, देयरफॉर दे नेवर बैलेंस। मिसाल के तौर पर आपने बिलेट और गन वाले केस में देखा कि एक्शन किस पर हो रहा है? बिलेट पर। और रिएक्शन किस पर हो रहा है? गन पर। तो ये दोनों एक ही बॉडी पर नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आपने बोट वाली एग्जांपल में देखा, एक्शन हो रहा था बोट पर, बोट को पीछे की तरफ आदमी ने धकेला पैरों से ताकि वो आगे जंप कर सके, और रिएक्शन किस पर हुआ? सीधे आदमी पर ही हुआ। अब रॉकेट वाली एग्जांपल में देखिए, एक्शन किस पर हुआ, यानी फोर्स पहले एग्जर्ट किस पर हुआ? वो एटमॉस्फेयर पर हुआ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन किस पर हुआ? एटमॉस्फेयर ने वापस रिएक्ट किया और रिएक्शन उसने एग्जर्ट किया किस पर? रॉकेट पर। तो यहाँ भी ये एक ही बॉडी पर एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है, एक्शन एटमॉस्फेयर पर है, रिएक्शन रॉकेट पर है। जब दो आप एक्शन एंड रिएक्शन टाइप फोर्सेस को देखें, वो कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट तो होते हैं, बट दे नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी। ये एक बात है। ये दो बातें हुई। तो तीसरी बात ये है कि एक्शन और रिएक्शन का नेचर सेम होता है। दे आर सेम इन नेचर, दे आर सेम इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर यह पेन है। इस पेन के ऊपर इस वक्त किसका फोर्स है? अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहिए किस तरफ है? वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ ने पेन को नीचे की तरफ खींचा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो अर्थ को भी इस पेन ने खींचा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जैसे इस पेन को अर्थ खींच रहे हैं नीचे, ये पेन भी अर्थ को खींच रहा है ऊपर। अब जो अर्थ ने इस पेन पर फोर्स एक्सर्ट किया वो एक्शन हो गया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो इस पेन ने अर्थ पर एक्सर्ट किया फोर्स, वो रिएक्शन है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हम यह कह सकते हैं यहां एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट। मगर एक्शन किस पर हो रहा है और रिएक्शन किस पर हो रहा है, इस केस में ये क्लियर नहीं है। मतलब हम ये नहीं जानते कि पहले अर्थ ने एक्सर्ट किया फोर्स किस पर? पेन पर, या फिर पेन ने फोर्स एक्सर्ट किया अर्थ पर। तो कई बार जो है एक्शन, कौन सा फोर्स एक्शन है ये तो हम जानते हैं कि एक का फोर्स दूसरे पर, दूसरे का पहले वाले पर, ये एक्शन एंड रिएक्शन टाइप है। लेकिन इसमें से कैटेगोरिकली ये बताना कि एक्शन कौन सा है और रिएक्शन कौन सा है, ये कई बार मुश्किल हो जाता है बोलना, ठीक है कि नहीं। तो लेकिन ये हम समझते हैं कि जितना फोर्स अर्थ पर, अर्थ का है किस पर? पेन पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है पेन का, पेन की वजह से किस पर? अर्थ पर। और अर्थ का फोर्स पेन पर नीचे की तरफ से है, नीचे की तरफ है, नीचे की ओर है, नीचे की तरफ है, और पेन का, पेन की वजह से जो अर्थ पर फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। ये दोनों का नेचर क्या है? ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, तो इनका नेचर सेम है।
मतलब ये हुआ, जब आप किसी फोर्स को एक्शन मानते हैं और फिर दूसरे फोर्स को रिएक्शन मानते हैं, एक तो वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, वो एक ही बॉडी पर नहीं होने चाहिए। यहाँ आपने देखा एक्शन मान लीजिए एक पर हो रहा है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर हो रहा है, और क्योंकि एक बॉडी अर्थ है और दूसरी बॉडी कौन सी है, ये पे है, तो ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं हो रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि एक्शन कौन सा है रिएक्शन कौन सा है, लेकिन ये समझते हैं हम कि एक्शन एक पर हो रहा है, रिएक्शन दूसरे पर हो रहा है। सो दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। एंड दे आर सेम इन नेचर। आपने देखा कि अर्थ का फोर्स जो पेन पर है उसका नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर जो होता है वही है, ठीक है ना। और जो पेन का फोर्स अर्थ पर है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी दोनों फोर्सेस का सेम नेचर है। अब जरा इस वाली एग्जांपल को ले लेते हैं। जब आपने, जो मैंने यहां पर एग्जांपल बताई थी, जिसको मैंने कहा था N इज इक्वल टू एम जी, आप लिख सकते हैं जब ये सिस्टम रेस्ट में हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एम जी एक्शन है और ये N जो है ये इसका रिएक्शन है। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर लूंगा। देखिए एम जी जो है ये वेट है, और वेट इस बॉडी का वेट होता क्या है, इस बॉडी का वेट क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो अर्थ की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका मतलब अगर इस mg को एक्शन माना जाए, ठीक है ना, तो इस एक्शन का नेचर है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर जो है वही इसका नेचर है। मगर जो इसके ऊपर रिएक्शन हुआ वो नॉर्मल रिएक्शन है, वो n नॉर्मल रिएक्शन है, तो n का नेचर ग्रेविटेशनल नहीं है, तो लिहाजा mg और n इन दोनों को हम एक्शन रिएक्शन टाइप फोर्सेस नहीं मान सकते। तो फिर ग्रेविटेशनल, फिर से मैं कहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक्शन बनता है, इसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। अब आप कहेंगे इसका फिर रिएक्शन कहां गया, वो वैसे ही जिस तरह से इस पेन का था। क्या इस अर्थ ने इस ब्लॉक को फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स इस पर एक्सर्ट किया, अर्थ ने इस ब्लॉक पर फोर्स एक्सर्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो mg है। ये ब्लॉक भी अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वो फोर्स भी mg के बराबर ही होगा, इक्वल होगा, अपोजिट होगा। फिर इस नॉर्मल रिएक्शन का क्या, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब यह है कि इस ब्लॉक ने पहले अलग से यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस पर एक्सर्ट किया और उसके खिलाफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हुआ। मतलब यह हुआ कि ये इस तरह से मैं यहां पर बनाऊंगा, इस ब्लॉक और इसके दरमियान एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ, और उस ब्लॉक की इस सरफेस की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है तब जब ये दोनों रेस्ट में होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जैसे ब्लॉक, जैसे इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस की वजह से, उसी तरह से इस ब्लॉक, इस सरफेस पर भी नॉर्मल रिएक्शन है इस ब्लॉक की वजह से। तो नॉर्मल रिएक्शन इज अपोजिट बाय नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रेस्ट में जब ये सारा सिस्टम है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी हम लिखते हैं mg इज इक्वल टू n। मगर हम गलती से ये समझते हैं कि ये वेट जो है ये एक्शन है, और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया वो इसका रिएक्शन है। अब हम क्यों कहते हैं कि नहीं ये रिएक्शन नहीं हो सकता, देखिए वेट किस पर है, mg पर, नॉर्मल रिएक्शन किस में, वेट किस पर है, इस ब्लॉक पर, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन किस पर है, इसी पर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पर हो, नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। इस एक्शन, अगर ये वेट को एक्शन माना जाए, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका रिएक्शन क्या होगा, जो इस ब्लॉक ने अर्थ पर फोर्स एक्सर्ट किया होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जब एक्शन बनेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिएक्शन बनेगा। अब एक और एग्जांपल अब हम देखेंगे। देखिए यहां पर अगर न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं। अब आप जरा देख लीजिए कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखेंगे क्या चार्ज है, पॉजिटिव सपोज, और ये इस न्यूक्लियस का क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, नेगेटिव, न्यूक्लियस का क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहाँ के इनके दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब मान लीजिए इस न्यूक्लियस का मैं जो चार्ज है टोटल, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा, आप जानते हैं अगर इसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज है प्लस e, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस में हो गया z इंटू ई। अब मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई, ठीक है, और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के दरमियान, कूलम्स लॉ कहता है ये होगा k इंटू जेड ई
इंटू ई रेज पावर माइनस ई डिवाइड बाई जो यहाँ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कूलम्स लॉ के मुताबिक ये फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस k इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस q1 इंटू q2 डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम यानी r स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू k q1 मतलब इसका चार्ज कितना है z इंटू ई, ठीक है, शाबाश, इंटू और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो भी है ई, मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस बराबर ई, यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, बाकी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का डिवाइड बाई शाबाश आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा एफ इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब इतने फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देख भी ना ले, अगर इससे कोई कंफ्यूजन इस वक्त हो रही है, तो आप इस तरह से सीधे ही कहें कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और पॉजिटिव न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, यानी ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन उस फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मान लीजिए एक फोर्स, और इलेक्ट्रॉन भी इतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा न्यूक्लियस पर, मगर जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फोर्स एक्सर्ट करा वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, इस तरह से अलोंग द रेडियस दोनों फोर्सेस होंगे, यानी ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो इस तरफ है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, और जो न्यूक्लियस पर फोर्स है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अलोंग द रेडियस है बट अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरफ। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, एक फोर्स न्यूक्लियस पर है दूसरा इलेक्ट्रॉन पर है, यानी दोनों एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं हो रहे हैं, दोनों का नेचर सेम है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रॉन का फोर्स न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एक्शन है और इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस पर रिएक्शन है, या इसका वाइस वर्सा, क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि पहले न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया होगा इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन ने पहले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किया है। सो ये कहना कि एक्शन कौन सा है रिएक्शन कौन सा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन का फोर्स इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स दोनों इक्वल है, अपोजिट है, और एक फोर्स न्यूक्लियस पर एक्ट हो रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन पर एक्ट हो रहा है, यानी दोनों सेम बॉडी पर एक्ट नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस लिखी थी वो तीनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, क्या? दे आर इक्वल एंड अपोजिट, नंबर 1, नंबर 2 दे डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नंबर 3 शाबाश दे आर ऑफ सेम नेचर, यानी एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस पर और इलेक्ट्रॉन पर भी जो फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का ही है। तो इस तरीके से हम जो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इस न्यूटन्स थर्ड लॉ के हवाले से हम ये सब चीजें देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं यहाँ, जो हमें इसमें भी कही गई, एस सी वर्मा में भी कही गई दूसरे वीडियो में, क्योंकि आप लोग बड़ा वीडियो देखते हैं नहीं है फिर